हाँ भाई, 10th क्लास के बच्चों, उस्मा एकेडमी क्लास 10 प्रीवियस 10 ईयर्स कंबाइंड क्वेश्चन। देखो मैंने क्या करा है, HBSC के हैं, ठीक है। मैंने क्या करा है, पिछले 10 साल के पूरे सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए हैं। और ये पूरी की पूरी PDF जो है ना, इसमें 10 साल के पेपर हैं। अगर तुमने ये 10 साल के पेपर कर लिए ना, तो अपने आप को टेंशन फ्री समझना कि पेपर तो इनमें से 40-50 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे अगर आपने यही सारे क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, ठीक है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस ये पढ़ लो, और अच्छे से पढ़ना, डीपली पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसे पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to a square b, दो नंबर्स हैं जिसमें p की वैल्यू ये दे रखी है और q की वैल्यू ये दे रखी है। आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखो LCM कैसे निकलेगा, p की वैल्यू क्या दे रखी है, a स्क्वेयर b, q की वैल्यू दे रखी है a स्क्वेयर b की पावर 3। तो मैं इन्हें ना ओपन कर लूँगा। जैसे कि a की पावर 2 है तो मैंने a को 2 बार लिख लिया, a मल्टीप्लाई में a, और b एक बार है तो मैंने एक बार लिख दिया। ऐसे ही a स्क्वेयर क्या है, a स्क्वेयर है, ये q क्या है, a स्क्वेयर है तो 2 बार लिख दिया, b की पावर 3 है तो b को 3 बार लिख दिया। अब देखो p और q में देखो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो आपका LCM क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन आ रहा है वो एक बार लिखना है, ये कॉमन आ रहा है एक बार लिखना है, कॉमन आ रहा है एक बार लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर HCF होता ना, HCF होता, मान लो HCF होता, तो ये कॉमन आ रहे हैं ना, A कॉमन आ रहा है, फिर दोबारा से A कॉमन आ रहा है और दोबारा से B कॉमन आ रहा है, तो A स्क्वेयर B ये हो जाता मेरा HCF। लेकिन अब आप LCM की बात कर रहे हो, LCM में ये तो आएगा ही आएगा, HCF तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो दोनों बचे हैं ना, ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, A 2 बार है तो A की पावर 2, B 3 बार है तो B की पावर 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, ये 5 प्लस रूट 2 ये भी इरेशनल है, लेकिन मुझे इरेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट लिखा हुआ है ना, तो 3 माइनस रूट 3, देखो रूट 3 को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, किसी का स्क्वायर थोड़ी ना है, ना ही किसी का स्क्वायर है, तो ना तो ये होगा ना ये होगा। 9 को बाहर निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर ये नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। देखो दो नंबर्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट नंबर दे रखा है और ये सेकंड नंबर दे रखा है। आपको क्या करना है, और HCF दे रखा है 13, आपको क्या करना है, LCM निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो ये फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। पहली बात तो प्रीवियस ईयर पेपर ही है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। तो LCM की जगह LCM निकालना था तो मैंने LCM लिख दिया। HCF दे रखा था 13 तो मैंने 13 लिख दिया। फर्स्ट नंबर 26 है, सेकंड नंबर 91 है। देखो फर्स्ट नंबर 26 है, सेकंड नंबर 91 है, तो ज़रूरी नहीं है 91 पहले भी लिख सकते हो, 26 बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, ठीक है। तो 91 2 ज़ा 182 इज़ द आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ तो आपने नोटिस करी होगी ना, देखो HCF क्या था तुम्हारा 13 था, LCM कितना है 182। इसका मतलब LCM जो है ना आपका हमेशा बड़ा होता है HCF से, ठीक है। HCF तो LCM में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये होता है बाप और ये होता है बेटा, तो बाप तो हमेशा बड़ा होगा ना, तो LCM बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM इज 12 and 20 विल बी। अब बस तुम्हें यही बताना है कि कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि HCF, देखो HCF की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये तो गलत है, LCM की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये सही है, क्योंकि LCM हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, G and I आर LCM एंड HCF। देखो G पहले लिखा हुआ है ना, तो G LCM होगा, I बाद में लिखा हुआ है तो I HCF होगा, ठीक है। तो G and I आर LCM एंड HCF, तो अब बताओ G LCM है तो G बड़ा होगा, तो G की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
ठीक है। एक्सप्रेस्ड ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो इसका प्राइम, देखो क्वेश्चन ज़रूर रीड करना है। अगर क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ लिया और फिर उसका आंसर निकाल दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं है, गलत आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है तो आपको फैक्टराइजेशन करना है प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर करके। कैसे करोगे देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखो 3825 है, 5 से कट जाएगा, ये काट काट के इतना आ गया। देखो सारे प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। 5, 3, 17 सब प्राइम नंबर है। ऐसे ही इसको कर लिया मैंने, 5, 7, 11, 13 सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से कटेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन है ना जो, ये बहुत आ जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखो। एक नंबर है 1001, तो इसे हमेशा याद रखना, ये 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13, 7, 11, 13, 7, 11, 13, 7, 11, 13, रट्टा मार लेना। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं, फिर मतलब वो सोचते हैं कि यार ये तो कट ही नहीं रहा। तो भाई थोड़ा और आगे जाओ, 10th में हो तुम, थोड़ा और आगे जाओ, 7 से भी करो, 11 से भी करो, 13 से भी करो, 17 से भी करो, ठीक है। तो 17 तक तो कम से कम जाना ही है, और अगर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तो 17 तक ही आता है, आपको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। उसके बाद देखो 3825 को प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा और लिखना है तो 5 2 बार है ना, तो 5 की पावर 2 लगा दी, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लगा दी, और 17 लिख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ, देखो अब मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है ना, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव 3 रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दिस इज इरेशनल, प्रूव दिस इज इरेशनल, तो मतलब ये क्वेश्चन आने तो कंपलसरी है, 101% आता है। तो अब आपके पास चाहे रूट 2 हो, चाहे आपके पास रूट 5 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो, सारा का सारा फॉर्मेट तो यही रहेगा सेम। चाहे तुम इसे रट्टा मार लेना, बहुत अच्छे से रट्टा मार के चले जाना, आपके नंबर तो पक्के हैं, ठीक है। तो मैं सारे टाइप करा रहा हूँ, बस ये जो एक सिंगल नंबर को इरेशनल करना होता है ना, यही थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी सारे के सारे छोटे होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मुझसे पूछा है कि भाई रूट 5 इज इरेशनल, मुझसे पूछा है कि भाई रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले तुम्हें लिखना है कि लेट रूट 5 भी रैशनल नंबर। मैंने कह दिया कि रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसे मैं a बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। चाहे तुम रट्टा मार लेना, देखो अब इतना टाइम है नहीं, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b जो है को प्राइम है, को प्राइम का मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। देखो 3 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, कोई किसी से नहीं कटता, तो उसे ही को प्राइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्वायर कर लेना है, और जैसे ही तुमने स्क्वायर करा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये 5 आ गया, इसका स्क्वायर कर रहा है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये b स्क्वायर उठ के वहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर को वहाँ भेज दिया, 5 को इधर ले आए, ठीक है। अच्छा देखो अब लिखेंगे भाई a स्क्वायर जो है ना 5 से कट रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर कट रहा है तो a भी कट रहा होगा है ना, तो यही लिखना है, ठीक है। आपको a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ना अब आपने ये तो प्रूव कर दिया कि जो a जो है ना 5 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद a को ना दूसरा फॉर्म ले आएंगे कि भाई 5m, m की जगह कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 3 रखोगे 5 3 से 15, तब भी a जो है 5 से कट रहा है। 4 रखोगे तो 5 4 से 20, 20 भी 5 से कट रहा है, मतलब a जो है अभी 5 से कट रहा है। तो इसका मतलब फॉर सम एनी अदर इंटीजर, किसी और इंटीजर के लिए हमने m लगा दिया, ठीक है। रट्टा मान लेना। देखो मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना थोड़ा थोड़ा, तो जैसे मैंने स्टेप लिख रखे हैं ना, बस वैसे ही लिख देना। जो ये नंबर्स है ना, रूट 5, रूट 2, रूट 7 जो भी आए, बस ऐसे ही लिखते चले जाना। बस आपको पूरे क्वेश्चन में बस नंबर ही चेंज करना है। रूट 5 की जगह रूट 2, रूट 2 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, मतलब आपको बस नंबर ही चेंज करने हैं, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर a इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर कर दिया मैंने, तो आपको a की वैल्यू तो पता है ना। a की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, a की वैल्यू थी, देखो b जो है यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी रूट 5b, रूट 5 मल्टीप्लाई में b, तो मैंने वही करा है। तो a की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट 5b, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी देना
सॉरी, यहाँ पर लिख भी देना a इज इक्वल टू 5 रूट बी अबव में है ना, ठीक है। अब देखो ये जो रूट 5 है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, 5 का स्क्वायर करा तो 25 आ गया, और रूट 5 का स्क्वायर करा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो खाली 5 रह गया, ठीक है। और उसके बाद m का स्क्वायर करा तो m की पावर 2 हो गई, ठीक है। सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो एक कट जाएगा ना, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 आ गया। तो उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अब देखो b स्क्वायर के नीचे भी 5 आ गया, इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब अगर यहाँ तो आप कह रहे थे कि को प्राइम है, यहाँ ने आपने कहा था ना को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर तो देखो a भी 5 से कट रहा है और यहाँ पर देखो b भी 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब जो आपने अजम्पशन करा था from equation 1 and 2 we can conclude that 5 is a common factor of both a and b, क्योंकि a भी 5 से कट रहा था b भी 5 से कट रहा था, but this contradict our assumption, जो हमने assume करा था ना वो तो उसके against हो गया, that a and b are co-prime, hence root 5 is irrational। यहाँ तक करते ही आपके 3 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है। 3 नंबर का आता है, कभी पहले तो 5 का आता था, पता नहीं अब तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो 5 का आ जाएगा, वरना लास्ट ईयर देखो CBSE बोर्ड में भी HBSE में भी दोनों में भी आया था और 3 नंबर का आया था, ठीक है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना मतलब 1 नंबर नहीं है, रूट 5 रूट 2 रूट 7 रूट 11 ऐसे नहीं है, कुछ और दे दिया, मतलब बड़ा दे दिया। ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, पहले मैंने लिख दिया कि 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने a/b लिखा था, तुम p/q लिख दो, a/b लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। p/q जो है को प्राइम है, p/q क्या है, को प्राइम है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो को प्राइम होगा। अच्छा अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से सारी चीज़ें उठा के यहाँ पर ले आनी है। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ से सारी चीज़ें उठा के यहाँ पर ले आनी है, बस यहाँ पर रूट 5 को छोड़ना है, ठीक है। देखो ये 3 प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो गया। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, मतलब ये तो रैशनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इरेशनल बना दे, क्योंकि p की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ 2 रखूँ, q की वैल्यू 1 रखूँ 2 रखूँ 3 रखूँ 4 रखूँ तो एक आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो रूट में है, रूट में तो बाहर निकल नहीं सकता है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। और रैशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी equal. So we know that root 5 is an irrational number and pq minus 3/2 is rational number. So from a रूट 5 मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कुछ नहीं करना आपको, ये जो क्वेश्चंस आए ना आपको कुछ नहीं करना कि आपको बस पहले मान लेना कि रैशनल है, उसके बाद ये वाली लाइन लिख देना, ये वाली लाइन लिख देना, उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें उठा के ना उस साइड ले जाना, बस रूट वाला छोड़ देना, बस फिर कह देना कि रैशनल एंड रूट 5 इज इरेशनल, दिस इज रैशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आई होप, ठीक है। और इसके बाद ना इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। और यहाँ से भी लास्ट की जो लाइन है ना ये भी लिखनी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया ना पूरे फ़ोन में, ठीक है, ले लिया। चलो अब जैसे थोड़ा सा ये है कि प्रूव करो कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या करना है आपको, देयरफॉर 1/√2 a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, a और b को प्राइम नंबर है, आपको कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर देना है। अगर यहाँ से रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर a ऊपर था b नीचे था, तो यहाँ पर b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये हो गया। √2 इज इरेशनल नंबर, b/a इज इरेशनल नंबर, और रैशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, therefore our assumption is false and 1/√2 is an irrational number। बस यही करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बस रूट वाला एक तरफ करना है और बाकी सारे इस तरफ करने हैं। सेम चीज़ इसमें रूट 5 को यहीं छोड़ देना है, और ये जो 7 है इसे नीचे ले आएंगे, बस a/7b is rational number, root 5 is irrational, rational and irrational cannot be equal, therefore 7√5 is irrational number। कुछ नहीं करना, बस यही है, ठीक है। आपके पक्के हैं 3-4 नंबर।
अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो ये जो रूट्स आ जाए ना, बस समझ जाना कि हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अच्छा, रूट्स निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए तो उसका आपका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे, देखो चाहे तो ऐसे कर लेना मिड टर्म को स्प्लिट करके आपने निकाल लिया, x की दो वैल्यू आ गई, एक 3/2 एक आ गई 1/3। तो यही रूट्स हैं, समझ में आ रहा है, यही रूट्स हैं, उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है तो उनको मल्टीप्लाई कर देना, -1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर मिड टर्म स्प्लिट करना नहीं आता तो मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। देखो x² के साथ क्या है, x के साथ 6 है तो ये मेरा a हो जाएगा, ठीक है। x के साथ जो होता है वो b होता है तो ये -7 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है तो ABC ये आ गया। समझ में आ रहा है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ABC आ गया। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे बच्चे भी ना इतना शोर मचा रहे हैं सीरियसली। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, C/A। समझ में आ रहा है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। ABC निकाल लिया आपने, उसके बाद C/A। C क्या है मेरे पास, -3 है, -3, और A क्या है मेरे पास 6 है तो 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो क्या आ गया, -1/2। देखो यहाँ पर भी -1/2 आ रहा है ना, यहाँ पर भी -1/2 आ रहा है। यहाँ पर तो आपको मिड टर्म स्प्लिट करना है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले ABC निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है, बस, ठीक है। अगर आपके पास सम निकाल, चल मैं अगले क्वेश्चन में बता दूँ। अब देखो 10th में क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अभी ये आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब इसका एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो जीरोज लिखा हो, सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स निकाले थे ना आपने पिछले क्वेश्चंस में, वो लिखा हो, वो ही होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। मतलब सम पहले लिखा हुआ है तो ये पहला वाला नंबर सम होगा, प्रोडक्ट बाद में लिखा हुआ है तो ये जो 2 है होगा ये प्रोडक्ट होगा जीरोज का, ठीक है। तो सम भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला लिखना है। देखो याद रखना, फॉर्मूला लिखना है। सम भी दे रखा है आपको तो सम की जगह -3 लिख देना है, प्रोडक्ट भी दे रखा है आपको तो प्रोडक्ट की जगह 2 लिख देना है। बस माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और 2 हो जाएगा, x² ऐसे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको सम भी निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ध्यान से। मैं तभी कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस अगर तुम अच्छे से कर लोगे ना तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब आ जाओ आप, फाइंड द सम ऑफ जीरोज, फाइंड द सम ऑफ जीरोज। देखो आपने इस वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करा था ना, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज। मैंने आपको पहले बताया था सम ऑफ रूट्स कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो, सम ऑफ जीरोज कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर दो, एक ही बात है। ये जीरोज और रूट्स एक ही बात है, ओके। फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ABC निकालूंगा। तो x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ध्यान रहेगा, प्रोडक्ट का तो मैंने पिछले में बता दिया था भाई c/a होता है, लेकिन सम का क्या होता है, -b/a। समझ में आ रहा है, -b/a। तो ये जो फॉर्मूले का माइनस है वो तो आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है, -2 है तो मैंने -2 लिख दी, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। तो ये आ गया मेरा सम ऑफ जीरोज। समझ में आ रहा है, सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कुछ नहीं करना मेरे लाल, c की जगह क्या लिख देना है, -8 लिख देना है, और a की जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, तो -8 आंसर आ जाएगा। देखो आपको सम ऑफ जीरोज निकालना भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना आ गया, ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालनी आ गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालनी आ गई, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नंबर्स दे रखे हैं 1/4 एंड -1 एज द सम एंड प्रोडक्ट।
तो पहले 1/4 है तो ये सम हो जाएगा, बाद में -1 है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली वही फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला ये रहा आपका, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ये फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ जीरोस की जगह 1/4 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -1 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -1 लिख दिया। अरे यार पकड़ के मारूंगा इन्हें मैं। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी ये दोनों चीज़ें ऐसे लिख दी जाएंगी और ये आंसर हो जाएगा और आपके आ जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ देखो, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है वही वाला फॉर्मूला लगेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन हुज जीरोस दे रखे हैं तो अब की बार आपको पता है क्या करना पड़ेगा, जीरोस दे रखे हैं बस, सम नहीं दे रखा ना ही प्रोडक्ट दे रखा, तो आपको सम भी करना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला तो याद है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको जीरोस दे रखे हैं मतलब अल्फा और बीटा दे रखे हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना 2 ही वैल्यू निकलती हैं, तो पहली वाली को अल्फा कहते हैं, दूसरी वाली को बीटा कहते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे चलो ठीक है। सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, तो मैंने इनका सम कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो पहले क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोस दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी थी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस दे रखे हैं, सम ना तो सम दे रखा ना प्रोडक्ट दे रखा, सिर्फ जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे सम भी करना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, 5 3 = 15, माइनस का 15 आएगा। ठीक है, तो देखो x² माइनस 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आ गया आपका नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में कुछ नहीं करना, बहुत आसान है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये आए हुए हैं, लास्ट ईयर के तो क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन बताना है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि आपको देखो ऐसे इक्वेशन दे रखे होंगे, अगर यहाँ पर वैल्यूज हो ना, जैसे 5 यहाँ पर हुआ तो मुझसे उठा के यहाँ पर लिख देना, तो मतलब इस फॉर्म में ही होनी चाहिए, हो इस फॉर्म में ही होनी चाहिए। ठीक है, जो x के साथ होता है वो होता है a1, y के साथ होता है वो होता है b1 और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c1। ऐसे ही इसमें x के साथ होगा जो a2, y के साथ b2, कांस्टेंट c2, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसे निकाल लेना पहले, उसके बाद फॉर्मूले यूज होंगे। उसके बाद देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद वैल्यूज लिख देना, 1 और 1/3 -2/-6 -2/-6 आ गया, 5/10 आ गया, और काटा कोटी कर लेना, माइनस से माइनस कर गया, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 के बराबर है। लेकिन ये अलग है, तो मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब देखो, बहुत ध्यान से सुनना मेरे लालो, अगर ये a1/a2, एक सेकेंड मैं ना आपको ना थोड़ा सा इसका बेस बता ही देता हूँ। देखो ये रहा, ये चार्ट है, इसका ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि लाइन ऐसे कटेगी। ठीक है, अच्छा ऐसे कटेगी तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो जहाँ पर कट रही है ना, मुझे पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी, तो आप इसका x भी बता सकते हो, y भी बता सकते हो, तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन आएगा वो होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब दूसरे में आ जाओ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, जैसे हमारा पिछली बार आया था ना, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में आया था। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसमें भी देखो नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, तो क्या आएगा, पैरेलल लाइन, और इसमें नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, तो इसमें इट इज अ पैरेलल लाइन, सो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ये कर देना, आपके 3 नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे, मौज लेना फिर तुम। तीसरे में क्या है कि तीनों ही इक्वल है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे के सारे इक्वल है, तो इसका मतलब है को इंसिडेंट लाइन है, मतलब
ग्राफ में लाइन के ऊपर लाइन बनी हुई है, तो इसके तो मैनी सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कट कर रही है लाइन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बहुत सारी जगह कट कर रही है, तो मैनी सॉल्यूशन आएंगे। और ये जिसके भी सॉल्यूशन आएंगे वो कंसिस्टेंट है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं आएगा वो इनकंसिस्टेंट है। ये जो चार्ट है ना, इसे चार्ट लेना, ये जो चार्ट है इसे क्या कर लोगे तुम, चार्ट लोगे अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जैसे देखो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशन का, मैंने बताया था ना ये 10 है ना, यहाँ तो 0 आना चाहिए, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। पहले इन्हें तरतीब से लगाएंगे, देखो प्लस का है यहाँ पर आकर माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो यहाँ पर आकर माइनस का हो गया, तो मैंने इसे तरतीब से लगा लिया। अब A1 क्या है मेरा 3 है, B1 क्या है 4 है, और C1 क्या है -10 है, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ नहीं है तो A2 क्या है मेरा 1 है, B2 क्या है मेरा -1 है। देखो माइनस को मत भूल जाना तुम, नंबर के साथ जो माइनस का साइन होता है ना उससे बच्चे भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना कि माइनस है, और C2 क्या है मेरा -1 है, ठीक है। इसमें माइनस है ना तो -1 है, समझ में आ गया। अब वही करना है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आपको देखो कुछ भी इक्वल नहीं देख रहा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कौन सा वाला था पता है ना आपको, कौन सा वाला था, देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन बोल दो, यूनिक सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है, और कंसिस्टेंट है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।